नमस्कार बच्चों, आपका आगे वाला जो एक लेसन 3 सेक्शन 6 का जो वीडियो बना था पर उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही, इसीलिए ये दूसरा वीडियो आप पे रखा गया है। ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मांग की मूल्य सापेक्षता के मापने की पद्धति की चर्चा करी है। उसकी 3 पद्धति है। अनुपात पद्धति, जिसका दूसरा नाम है प्रतिशत पद्धति। फिर दूसरी पद्धति है कुल खर्च पद्धति और भौमितिक पद्धति। यहाँ पर हम खाली यह लेसन में अनुपात पद्धति अर्थात प्रतिशत पद्धति के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है कि मूल्य सापेक्षता किसे कहते हैं। यहाँ पर मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में होने वाले परिवर्तन के ही मांग सापेक्षता दर्शाता है। यहाँ मांग आधारित ही परिबल है, स्वतंत्र परिबल नहीं है। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग का आधार व्यक्ति की वस्तु के संदर्भ में पसंदगी, आय और कीमत पर रहता है। इन परिबलों के अनुपात को ही मांग की सापेक्षता कहते हैं कि आय और कीमत दोनों होगी तो ही व्यक्ति वस्तु की मांग करेगा। वस्तु की कीमत के दोनों के बीच में व्यस्त संबंध और व्यक्ति की आय और के व्यक्ति ग्राहक के बीच में सीधा संबंध। यहाँ पर हम मांग की मूल्य सापेक्षता को समझने के लिए आगे के लेसन में कमी, वृद्धि, विस्तार, संकोचन के बारे में भी समझ चुके हैं। यहाँ पर हम मांग की मूल्य सापेक्षता के पहली पद्धति अनुपात पद्धति वो हमें सीखनी है। उसके भी 5 प्रकार है जो प्रोफेसर मार्शल ने उसकी परिभाषा दी हुई है और उसके 5 प्रकार दिए हैं कि वस्तु की मांग यहाँ पर है कि वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने के आधार पर कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन अधिक हो या कम हो तो कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली कमी अधिक या कम हो उस पर ही रहता है। अब हम 5 प्रकार के बारे में समझेंगे कि मांग की मूल्य सापेक्षता के अनुपात के कितने प्रकार है। 5। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने पेज पर भी करा है, उसको अनुपात नाम दिया है। उसका दूसरा नाम है प्रतिशत पद्धति। उसके 5 प्रकार, जिसमें पहला है मूल्य सापेक्ष मांग यानी ईपी ग्रेटर देन 1। उसकी परिभाषा आपको समझा रही हूँ कि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। देखो, सूत्र जो याद रखना है, सूत्र याद रखना है तो परिभाषा तुरंत आ जाएगी समझ में। दोनों खाली वही वर्ड याद रखने हैं कि क्या परिवर्तन है, कम है या अधिक, वो समझना है कि मांग में होने वाला। देखो नीचे सूत्र दिखा है और सूत्र के आधार पर ही परिभाषाएं 5 की परिभाषा बनेगी। कोई परिवर्तन नहीं है, यही सूत्र याद रखना है। सूत्र के साथ में ही उसकी परिभाषा बनती है। कम या अधिक कैसे होता है, न्यूनतम कैसे होता है, ऋण में जवाब आता है तो कौन सा अर्थ बनता है, या दोनों समान हो तो क्या बनता है, इत्यादि परिभाषा इसके आधार पर हमें सूत्र याद रखना है। मांग की मूल्य सापेक्षता के 5 प्रकार है जो आपके स्क्रीन पर भी है कि मांग की मूल्य सापेक्षता का पहला प्रकार मूल्य सापेक्ष मांग, जो सिग्मा ईपी ग्रेटर देन 1, मूल्य अनपेक्ष मांग ईपी बराबर 1 लेस देन 1, संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग जो अनंत है, संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग जो 0 है, इकाई मूल्य सापेक्ष मांग यानी बराबर 1 है। अब यहाँ पर हम पहली मांग पढ़ेंगे कि पहली मांग हमारी है मूल्य सापेक्ष मांग। अब परिभाषा को ध्यान में रखकर समझना है, ध्यान में रखना। परिभाषा स्क्रीन पर भी दिख रही है। परिभाषा आपको दिख नहीं रही है, मैंने लिखी नहीं है, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। मूल्य सापेक्ष मांग की परिभाषा ये सूत्र के साथ है, ध्यान रखना। जो सूत्र बोल रही हूँ उसके अनुसार समझना
कि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा में मांग में हुआ प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो तो उसे मूल्य सापेक्ष कहा जाता है। अब मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन 30 हो और कीमत 10 हो तो दोनों को सूत्र में रखे तो क्या होगा? दोनों को सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा? मांग कितनी है? माइनस, मैं आपको समझा रही हूँ, सूत्र है हमारा मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन -30 और कीमत हमारी कितनी दी है? 10। तो उसको बट करेंगे तो कितना आएगा? -3। तो क्या अधिक आया? तो मांग में कमी होगी और उसकी मूल्य सापेक्षता कही जाती है। और ये मांग के मूल्य सापेक्ष ऋणात्मक जो दर्शाता है, यहाँ पर आकृति बनती है। आकृति आपकी ऐसी बनेगी, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी होगी, दर्शाना बोले तो ऐसी, समझ गए? उसको मूल्य सापेक्ष, ये भाग को मूल्य सापेक्ष कहा जाता है कि उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ध्यान रखना ये पॉइंट कि यहाँ वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी की अपेक्षा से मांग में संकुचन होता है और सामान्य तौर पर मौसौक मनोरंजन और आरामदायक वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्ष होती है। उदाहरण में उसको टेलीफोन और कार, वो सब कैसी है? मनोरंजन वस्तु जिसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है मूल्य अनपेक्ष मांग। दूसरा पॉइंट हमारा है मूल्य अनपेक्ष मांग यानी लेस देन, उससे उल्टा मूल्य अनपेक्ष मांग कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा से वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को मांग की मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। कि कीमत 20% है और वस्तु की मांग 5% है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि वस्तु की कीमत 20%, तो ऊपर कौन सा सूत्र है? हमें मांग ऊपर रखनी है और कीमत नीचे दर्शानी है, तो 5% आएगा। ऊपर कितना आएगा? ऊपर 5 और नीचे 20, उसका अनुपात करते हैं तो कितना आएगा? 4। कितना जवाब आया उसको डिवाइड करते तो 0.25, तो ये क्या आया? माइनस में। तो क्या दर्शा रहा है कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही यानी गिरावट दिखती है। उसका आलेख बनाने जाओ तो तुम्हारे टेक्स्ट यहाँ पर कीमत और ये कम रहेगा, तो जो ये वाला भाग दर्शा रहा है वो क्या दिखता है? मूल्य अनपेक्ष। यानी कि वस्तु की मांग में जितनी बढ़ोतरी हो वस्तु की मांग में गिरावट आती है। यहाँ वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी की अपेक्षा से मांग में गिरावट आती है। सामान्य तौर पर जीवन जरूरियात चीज वस्तु की मांग मूल्य अनपेक्ष होती है। उदाहरण में अनाज, दूध, तेल इत्यादि। अब हमें तीसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पॉइंट हमारा है संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग। यानी देखो यहाँ पर आपको क्या करके दिया हुआ है? 0 जैसा करके दिया हुआ है, अनंत करके दिया हुआ है। संपूर्ण मूल्य यहाँ पर क्या दर्शाता है कि जब वस्तु की कीमत अत्यंत कम है, जब वस्तु की कीमत अत्यंत कम या परिवर्तनीय ना हो, अर्थात कीमत स्थिर होने के बावजूद भी मांग में अनंत गुना परिवर्तन आए तो उस मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। और वस्तु की कीमत
यहाँ पर सूत्र हमें वही रखना है, सूत्र में कोई परिवर्तन लाना नहीं है। यहाँ पर आपको सूत्र यानी हमें क्या बोला है कि वस्तु की कीमत में कमी, तो ऊपर हमें क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, तो ऊपर आएगा 0 और नीचे क्या आएगा, मांग कीमत नीचे दर्शानी है, तो उसका जवाब क्या आएगा, अनंत, कुछ भी नहीं यानी अनंत। तो वो क्या होता है, तुम्हारा जो आलेख बनता है तुम्हारा आलेख जैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन और मांग में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, इसीलिए ये ओ एक्स यानी ओ एक्स के समांतर है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों समांतर दिखते हैं। यानी हमेशा क्या याद रखना है कि संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग हमेशा ओ एक्स के समांतर रहती है। प्रवर्तमान बाजार कीमत पर वस्तु की मांग अनंत यानी अमर्यादित परिवर्तन होता है। अब आता है आपका दूसरा पॉइंट, मूल्य, संपूर्ण मूल्य, अनपेक्ष मांग। संपूर्ण अनपेक्ष मांग जिसमें 0 आता है, क्या आता है, उससे उल्टा वो क्या होता था, कीमत में परिवर्तन पर मांग में कोई परिवर्तन होता नहीं था। यहाँ से उल्टी परिभाषा, यदि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए फिर भी उसकी वस्तु की मांग किसी भी प्रकार का असर परिवर्तन ना हो, उसे संपूर्ण निरपेक्ष मूल्य निरपेक्ष मांग कहते हैं, जिसे मूल्य सापेक्षता 0 के बराबर होती है। अब उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसे लिखना है तो क्या करेंगे, मांग में कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो मांग ऊपर कितनी आएगी, 0, और कीमत में परिवर्तन हमने 10 कर देते तो क्या आएगा, 10, पर जवाब तो कैसा है, शून्य से कोई भी करेंगे तो जवाब में क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, तो वो क्या बन जाएगा, 0, बराबर। तो संपूर्ण निरपेक्ष मांग का अंक हमेशा 0 होता है, और वो आकृति में दर्शाए तो क्या होगा, वैसी आकृति बन जाएगी सीधी, तो किससे समांतर होगी, ओ वाई के समांतर, जबकि मूल्य सापेक्ष की मांग किस में रहेगी, दोनों ओ एक्स के समांतर रहती है। इसका आलेख ऐसा बनता है। अब लास्ट में हमें पढ़ना है इकाई सप्रमाण मूल्य सापेक्ष मांग। लास्ट में है इकाई संपूर्ण, कि इकाई मूल्य सापेक्ष मांग यानी दोनों बराबर, इकाई सापेक्ष मांग यानी दोनों सप्रमाण, उसको क्या कहा जाता है, सप्रमाण। सूत्र वही है, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन समान हो, बराबर। जो पाँच कीमत में वृद्धि हो रही है, 5 मांग में वृद्धि हो रही है, तो दोनों का जवाब क्या आएगा, 1। यहाँ पर मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5, कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो जवाब कितना आएगा, 1। तो ये कैसा हुआ, दोनों समान। यानी कि यदि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन समान हो तो उसे सप्रमाण मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। और आकृति में दर्शाए अनुसार, तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, सीधी, दोनों समान, दोनों का माप कैसा रहेगा, समान, बराबर है यहाँ पर। तो ये जितना परिवर्तन मांग में होता है उतना ही परिवर्तन कीमत में हो रहा है, इसीलिए मांग की मूल्य सापेक्षता की मांग कहा जाता है। अब लास्ट में, अब जैसे हमने यहाँ पर मूल्य सापेक्षता के बारे में चर्चा करी, वैसे ही यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है मांग की आय सापेक्ष के प्रकार, कि जिस प्रकार मांग की मूल्य सापेक्षता में वस्तु के कारण उसी प्रकार की मांग में आय सापेक्षता में
ग्राहक की रूपी व्यक्ति की आय कारण है, अर्थात मांग की आय सापेक्षता का उपयोग व्यक्ति की आय में होने वाली कमी वृद्धि के साथ मांग में होने वाली वृद्धि कमी मापने के लिए किया जाता है। अब मांग की आय की सापेक्षता, वो मांग के अनुपात प्रतिशत आता था। अब प्रतिशत में हम क्या करते थे कि वस्तु की मांग और नीचे हम कीमत लिखते थे। यहाँ पर क्या लिखना है, व्यक्ति की आय। सूत्र वही है, यहाँ पर जो आपको सूत्र दिया है ये वाला, वहाँ पर हमें कीमत की जगह क्या लिख देना है, व्यक्ति की आय। सूत्र वही है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। परिभाषा भी वैसी है, पर जहाँ पर हम कीमत लिखते थे वहाँ पर हमें व्यक्ति की आय लिखनी है। तो मांग की आय सापेक्षता का अर्थ व्यक्ति की आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को वस्तु की मांग की आय सापेक्षता कहते हैं। और ग्राहक रूपी व्यक्ति की आय में होने वाले परिवर्तन को वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को भाग देने से सापेक्ष आय प्राप्त होती है। अब मांग की आय सापेक्षता के भी 3 प्रकार है। हकारात्मक आय सापेक्षता, दूसरा नकारात्मक आय सापेक्ष मांग, और तीसरा है शून्य आय सापेक्ष मांग। यहाँ पर हमने अपवाद जो पढ़े हैं उसके साथ जुड़ी हुई बात भी दर्शाई जाती है। हकारात्मक यानी ग्राहक रूपी व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो अथवा उसकी आय में कमी हो तो वस्तु की मांग में भी कमी हो, ऐसी हकारात्मक आय सापेक्ष मांग कही जाती है। जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति की मांग बढ़ेगी, व्यक्ति की आय कम होगी तो व्यक्ति की मांग कम होगी। अब हकारात्मक के 3 प्रकार दिए, इकाई या सापेक्ष यानी दोनों समान। जो आय बढ़ेगी तो व्यक्ति की मांग भी अधिक होगी। अब व्यक्ति की आय में होने वाले परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन समान हो तो उसे वस्तु की मांग को इकाई आय सापेक्ष कहते हैं। वहाँ पर भी हमने वही पढ़ा, लास्ट पॉइंट इकाई मूल्य सापेक्ष मांग वही पढ़ी कि मांग में परिवर्तन 5 है, कीमत में भी परिवर्तन 5 है, तो जवाब कितना आया था, 1, यानी दोनों समान। वैसा ही यहाँ पर कीमत की जगह हमें आय को ध्यान में रखना है। दूसरा है 1 से अधिक आय सापेक्ष मांग, कि व्यक्ति की आय में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से कम हो तो ऐसी वस्तु की मांग को 1 से अधिक आय सापेक्ष मांग कहते हैं। वहाँ पर हमने मूल्य सापेक्ष मांग पहला ही पॉइंट पढ़ चुके हैं कि 1 से अधिक आया तो क्या आया, मूल्य सापेक्ष मांग। 1 से कम आएगा तो मूल्य अनपेक्ष मांग। अब तीसरा पॉइंट है 1 से कम आय सापेक्ष यानी लेस देन। 1 से कम, ग्रेटर देन यानी 1 से अधिक, ग्रेटर देन यानी मूल्य सापेक्ष और लेस देन यानी मूल्य अनपेक्ष। कि व्यक्ति की आय में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के कम हो तो ऐसी वस्तु को मांग को 1 ही अधिक आय सापेक्ष मांग कहते हैं। अब मांग की आय सापेक्षता का तीसरा प्रकार है नकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक ऋण आय सापेक्ष मांग। ग्राहक रूपी व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से वस्तु की मांग घटे अथवा व्यक्ति की आय में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़े तो ऐसी वस्तु को मांग को नकारात्मक आय सापेक्ष मांग कही जाती है। हमने मांग के अपवाद पढ़ चुके जिसमें निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु, जिसमें कोई परिवर्तन, 2 वस्तु हमने चावल और गेहूं, घी और डालडा घी दोनों के बारे में चर्चा करी थी, बाजरे और गेहूं के बारे में, ज्वार के बारे में चर्चा करी थी। कि यहाँ ख्याल प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन ने प्रस्तुत किया कि वस्तु गिफन वस्तु के रूप में जाना जाता है। बाजरा, कोदो, मोटा कपड़ा, पामोलिन तेल, वनस्पति घी इत्यादि। अब तीसरा आय सापेक्षता का प्रकार शून्य आय सापेक्ष, के ग्राहक रूपी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन न हो, ऐसी वस्तु की मांग शून्य आय सापेक्ष मांग कही जाती है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने दूसरा ही अपवाद पढ़ा था कि टाकणी, सिया, सोय, दियासली, माचिस, ये सब वस्तुएं कैसी है कि उसकी आय बढ़े या कम हो उसके कोई मांग में कोई परिवर्तन में फर्क पड़ता नहीं, अर्थात उसकी आय में कोई फर्क पड़ता नहीं, उसके भाव बढ़े या घटे तो व्यक्ति में कोई परिवर्तन यानी उसके साथ जुड़ा हुआ है।
कि ग्राहक रूपी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन न हो, ऐसी वस्तु की मांग को मूल्य सापेक्ष कही जाती है। सामान्य तौर पर अत्यंत सस्ती वस्तु की मांग शून्य आय सापेक्ष मांग होती है। उदाहरण से नमक, पोस्ट कार्ड, टाकणी, दियासली, स्टेपलर पिन इत्यादि। और हमें अब लास्ट पॉइंट पढ़ना है, मांग की प्रति मूल्य सापेक्षता। प्रति मूल्य सापेक्षता यानी उसके साथ जुड़ी हुई वस्तु, ये भी हम पढ़ चुके हैं। परिभाषा आपको याद दिलवा दे कि मांग के परिबल पढ़ चुके, जिसमें संबंधित वस्तु के बारे में चर्चा करी थी। 2 पॉइंट थे। संबंधित वस्तु कौन कौन सी? तो स्थानापन्न वस्तु और दूसरा पूरक वस्तु। यहाँ पर भी सूत्र वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, पर संबंधित वस्तु यानी दो वस्तु, संबंधित वस्तु यानी एक जैसी दो वस्तु। सूत्र में हमें देखना कि x और y वस्तु की मांग और y वस्तु की कीमत, ऐसे दोनों को दर्शाना है। x वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ पर हमें जो वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन लिखा है और यहाँ पर कीमत में होने वाला, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? x और नीचे y। समझ गए? क्योंकि दोनों वस्तु कैसी है? समान, पर एक जैसी दूसरी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखना है। दोनों वस्तु, स्थानापन्न वस्तु यानी क्या कि एक जैसी दूसरी वस्तु से भी काम चलाना, एक जैसी वस्तु से भी काम चलाना। हमने चाय और कॉफ़ी का उदाहरण दिया था कि चाय की कीमत अधिक हो जाएगी और कॉफ़ी की कीमत कम होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? ऊपर चाय लिखना है, नीचे कॉफ़ी की कीमत लिखनी है, बराबर। अब जो कॉफ़ी की कीमत कम होगी तो व्यक्ति क्या करेगा? कॉफ़ी की मांग अधिक करे। उससे उल्टा कि चाय की कम हो जाएगी और कॉफ़ी की बढ़ जाएगी, तो हाल में अभी कॉफ़ी की कीमत अधिक है, हाँ ध्यान रखना, तो चाय लोग अधिक पिएंगे। ऐसे हमने टीवी का उदाहरण दिया था, सोनी MI का टीवी की बात करी थी। अभी तो आपको मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करना है, तो आप पहले मोबाइल चेक करोगे, उसमें कौन कौन से सब काम यूज़ फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, किस में से क्या उपयोग कर सकेंगे, इत्यादि वस्तु हम ध्यान में रखते हैं। जो मोबाइल में हर एक फैसिलिटी होगी और कम कीमत में प्राप्त होगा, वही वस्तु हम खरीदेंगे। यहाँ पर उसकी समझौती दी है कि स्थानापन्न वस्तु, यदि वस्तु वैकल्पिक रूप से उपयोग में ली जाए, ऐसी वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कही जाती है। और पूरक वस्तु यानी एक वस्तु के साथ जुड़ी हुई दूसरी वस्तु की भी मांग बढ़ेगी। हमने मोबाइल का उदाहरण दिया था, मोबाइल खरीद लिया और उसके साथ सिम कार्ड तो चाहिए, तो उसकी भी मांग बढ़ती, वो पूरक वस्तु है। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अन्य वस्तु की मांग में उसके असर हो, तो उस असर माप जानने के लिए मांग की प्रति मूल्य सापेक्षता का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार मांग की प्रति मूल्य सापेक्षता का उपयोग किया जाता है और मांग की प्रति मूल्य सापेक्षता अर्थात एक वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत के कारण अन्य वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात वस्तु की मांग में प्रति मूल्य सापेक्षता कहते हैं। और सूत्र आपके स्क्रीन पर भी समझाया कि जहाँ पर x लिखा है मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन, वहाँ पर x लिखना है, और कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन वहाँ पर y लिखना है। और आय का सूत्र बोले जाए तो क्या लिखना है हमें कि वस्तु की मांग जहाँ पर यहाँ कीमत दी हुई है, हमें वहाँ पर व्यक्ति की आय दर्शानी है। सूत्र तीनों के समान है, खाली थोड़ा बहुत फर्क है। यहाँ पर हमें व्यक्ति की आय लिखना है, पर कब? जब मांग की आय सापेक्षता के प्रकार कहे जाए तो। आय सापेक्षता का सूत्र सामने दर्शा रहा है कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और कीमत की जगह हमें लिखना है व्यक्ति की आय। पर इसकी जगह प्रतिशत मूल्य लिखा हो तो हमें क्या लिखना है? मांग की साथ में x लिखना है और कीमत की जगह साइड में y लिखना है। कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यानी x मांग के में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और y की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर आपका लेसन
पूरा हो रहा है। आपको स्वाध्याय लिखना है, एमसीक्यू लिखने हैं। 27 या 28 तारीख को तुम्हारी पहली टेस्ट ली जाएगी। ध्यान से लिखना है, सब कुछ पेपर में पूरा लिखना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, समझना है और लिखना है। तब तक सब बच्चों को बेस्ट लक। अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो। ना समझ में आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो।